お前はもう死んでいる。何? ये मीम तुमने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसके पीछे की कहानी है क्या, या फिर ये किस एनिमे से है और ये इतना ज्यादा पॉपुलर और आइकॉनिक क्यों बन गया। तो आज हम बात करने वाले हैं उस एनिमे के बारे में जिसके आने से पूरी एनिमे इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हो गया और उसने ही हमें एनिमे इंडस्ट्री का सबसे तगड़ा मीम भी दिया। और इस गोटेड एनिमे का नाम है फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार। साथी तो फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार की मांगा को लिखा है ब्रॉन्सन ने और इसके इलस्ट्रेटर हैं तेत्सुओ हारा। अब जो ये मांगा है वो रिलीज हुई थी 1983 में। यस, 40 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओल्ड मांगा? बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मांगा इन द हिस्ट्री। इसने कई सारे फेमस एनिमेस को इंस्पायर्ड ही नहीं किया, बल्कि इसने एक नया जॉनरा ही ओरिजिनेट कर दिया जिसे कहा जाता है मैनमे। इसका साफ मतलब है जो एनिमे ज्यादातर मैनली होते हैं, उसमें लड़के नहीं मर्द होते हैं, फुल बॉडी शॉडी हाथापाई। और इसने ही हमें सबसे पहले डिटेल्ड में मार्शल आर्ट से इंट्रोड्यूस कराया था कि क्रिटिकल और प्रेशर पॉइंट्स वगैरह क्या होते हैं। इसमें तुम्हें दिखेगा कि असली मार्शल आर्ट होता क्या है। इससे कई सारे फेमस एनिमे इंस्पायर्ड हुए हैं, लेकिन जोजो बिजार एडवेंचर ने तो इसे लगभग कॉपी पेस्ट ही कर दिया। I mean, can you believe JoJo, one of the greatest manga in history, literally taking the character design, masculine personality, fights and action scenes. यह अगर तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत सारी सिमिलरिटीज इनमें दिख जाएगी। I mean, मेन कैरेक्टर भी सेम सा ही लग रहा है, बट हाँ, जोजो की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक और खतरनाक है और आज जहाँ भी वो आज है वो अपनी स्टोरी और यूनिकनेस की वजह से ही है। So no hate to JoJo, they are taking inspiration, that's good. मैं तो तुम्हें सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ ग्रेट एंड इन्फ्लुएंशियल द फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार इज। बट पता है एक और बात, ये इतने सारे एनिमेज को इंस्पायर्ड तो कर रहा है, लेकिन ये भी किसी से इंस्पायर्ड होकर ही बना है और वो है 1979 की मूवी मैड मैक्स से। सो द मेन प्लॉट इस सीरीज का ये है कि अर्थ अभी अपने पोस्ट एपोकलिप्टिक स्टेट में है लाइक इन द मूवी, और जो केंशिरो के कपड़े भी हैं वो भी थोड़े बहुत इसके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। पर एक और फनी बात बताऊं, मैड मैक्स जो है वो भी किसी से इंस्पायर्ड होकर बनी थी और वो एक मांगा थी वॉयलेंस जैक जो कि 1973 में रिलीज हुई थी और इसके राइटर और कोई नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गो नगाई थे जिन्होंने डेविलमैन मांगा भी लिखी है। अगर तुमने मेरी डेविलमैन वाली वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, इधर ऊपर क्लिक करके जल्दी जाकर देखो। सो यस, वापस इंस्पिरेशन घूम के एक मांगा पर ही आ गई। तो ये तो बात हो गई इंस्पिरेशन वगैरह की। अब बात करते हैं कि इस एनिमे में ऐसा क्या है जिसके बाद इसने आगे इतने सारे एनिमेस को इंस्पायर्ड कर दिया। प्लॉट। सो हमें दिखाया जाता है कि अर्थ जो अभी है वो 99X में एक न्यूक्लियर वॉर से होकर गई है, जिसके बाद हर जगह सिर्फ तबाही मच चुकी थी और इस टाइम पर पैसे दौलत कोई मायने नहीं रखते थे, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी उनके सर्वाइवल के लिए थी खाना और पानी, जिसकी कमी सबसे ज्यादा इस दुनिया में थी। वॉर के बाद जमीनें बंजर बन चुकी थी, ना कोई अब गवर्नमेंट थी और ना ही कोई रूल और रेगुलेशन, सब खत्म हो चुका था। बस एक ही रूल था, जो सबसे ताकतवर है वो कुछ भी कर सकता है। इनकी दुनिया में कई सारी गैंग्स बन रखी थी जो इधर उधर घूम कर जाकर इनोसेंट लोगों को तंग करके उनसे उनकी फूड सप्लाई छीन कर अपना गुजारा करते थे, और जो उनकी बात नहीं मानता था वो बिना एक सेकंड सोचे उसे मार देते थे। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है केंशिरो, जो कि एक रोबोटिक ह्यूमनॉइड है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के लोगों ने बनाया था। बट वो पूरा रोबोट नहीं है, भूख वगैरह उसे भी लगती है, फीलिंग्स और इमोशंस भी वो फील करता है, और अभी वो अपनी माशुका यूरिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। अब केंशिरो का क्या है कि उसे हाकुतो शिनकेन में मास्टरी है। इट इज अ मार्शल आर्ट टेक्निक और इसे इंग्लिश में कहते हैं द डिवाइन फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार। अब इस टेक्निक की मदद से तुम अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में फोकस करके अटैक कर सकते हो। और केंशिरो को 708 केराकु हिको के बारे में भी पता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के हिडन चैनलिंग पॉइंट्स। और इसी अटैक का यूज करके केंशिरो सीरीज के पहले अपोनेंट जीट की बॉडी के सारे चैनलिंग पॉइंट्स पर हमला कर देता है, और इसके बाद उसके अपोनेंट्स पर सिर्फ कुछ सेकंड्स का वक्त बचता है मरने से पहले, और उसी वक्त के बीच केंशिरो अपना ये बैडएस डायलॉग मारता है, お前はもう死んでいる。何? which became a most popular meme in anime history. But मेरी मानो तो this is not the peak of the fist of the North Star.
अब इसके अलावा भी हकोतो शिनकेन की पावर्स और भी बहुत कुछ कर सकती है, बिकॉज तुम्हें बॉडी के बारे में इतना सब कुछ नॉलेज है। सो सिर्फ तुम अटैक ही नहीं, इससे तुम डिफेंस भी कर सकते हो और अपने आप को या दूसरे बंदे को हील भी कर सकते हो। अब बात करते हैं केंशिरो के पास्ट के बारे में कि उसने ये हकोतो शिनकेन सीखा कैसे। पास्ट ऑफ केंशिरो। ये बात है काफी साल पुरानी, जब ये न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ था और हमारी धरती पहले की तरह हरी भरी थी। केंशिरो का जन्म लैंड ऑफ शूना में हुआ था। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था हियो। अब जब उनके लैंड पर अटैक होता है तो उसे राओ और तोकी के साथ उसे रियुकेन के पास भेज दिया जाता है। रियुकेन एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर है जिसने हकोतो शिनकेन की मास्टरी कर रखी है, जिसके बाद रियुकेन उन तीनों को अडॉप्ट कर लेता है और फिर उन्हें हकोतो शिनकेन सिखाता है। बाद में जागी नाम का लड़का भी उनके साथ आ जाता है और रियुकेन उसे भी अडॉप्ट कर लेता है और अब यहीं से वो 4 हकोतो ब्रदर्स बन जाते हैं। अब आगे कुछ सालों बाद जब न्यूक्लियर वॉर होता है और धरती की ऐसी तैसी हो जाती है, उसी टाइम के दौरान इनके मास्टर रियुकेन की डेथ हो जाती है और उसके बाद केंशिरो अपनी गर्लफ्रेंड यूरिया के साथ वहां से चला जाता है एक नया जीवन जीने के लिए। लेकिन उसकी जर्नी के दौरान उसका सामना होता है शिन से, जो कि नैनतो कोशुकेन यूज करता था, यानी कि डिवाइन फिस्ट ऑफ द साउथ स्टार। क्या है कि ये नॉर्थ स्टार और साउथ स्टार के बीच बहुत पहले से राइवलरी चलती हुई आ रही थी। अब शिन को यूरिया को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद केंशिरो और उसकी लड़ाई होती है और वो आराम से केंशिरो को धो देता है और उसकी छाती में 7 छेद कर देता है नॉर्थ स्टार के कॉन्स्टेलेशन शेप में, और यूरिया को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। जिसके बाद जैसे तैसे केंशिरो सर्वाइव कर लेता है और यहीं से हमारी ओरिजिनल स्टोरी स्टार्ट हुई थी, बैटल ऑफ पीक। अब आगे स्टोरी ऐसी चलती है, केंशिरो एक सेवियर की तरह कमजोर लोगों की मदद कर रहा था उन थग्स और गैंग्स से। आगे जाकर उसे पता चलता है कि जो ये सारे गुंडे और चोर हो चुके हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं जिसका नाम है किंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर वो इस किंग के चमचों को पेल देता है और सीधा पहुंचता है किंग को चैलेंज करने के लिए। लेकिन वो देख हैरान हो जाता है क्योंकि वो किंग असलियत में शिन था, जिसने अपना ये इतना बड़ा एम्पायर बना लिया था। अब उसके बाद उन दोनों की काफी जबरदस्त बैटल हो रही थी, लेकिन इतने समय तक सरवाइव करके और इतनी सारी बैटल एक्सपीरियंस होने से केंशिरो पहले से काफी ताकतवर हो गया था और वो शिन को धूल चटा रहा था। लेकिन शिन को ये बात बड़ी गुस्सा दिला रही थी कि अभी भी केंशिरो उससे सीरियसली फाइट नहीं कर रहा है, इसलिए फिर वो गुस्से में यूरिया को उसके सामने मार देता है और इसके बाद केंशिरो पागल हो जाता है और बुरी तरह शिन को धोता है और उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ केंशिरो को ये भी रियलाइज होता है कि कभी कभी हमें कुछ अपोनेंट्स को मारना ही पड़ता है, हर किसी के साथ तुम दया नहीं दिखा सकते। उसने शिन के साथ दया दिखाई और उसके बाद हुआ क्या, यूरिया मारी गई और वो पहले ही उसे खत्म कर देता। तो ऐसा नहीं होता। शिन को अधमरा करने के बाद वो यूरिया को देखने जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि असल में वो तो एक डॉल थी। फिर शिन बताता है कि उसने काफी सारी चीजें करी यूरिया को इम्प्रेस करने के लिए, सारे जहान का पैसा दौलत, सारे ऐशो आराम, उसने सब कुछ यूरिया को दिया, लेकिन उसके बाद भी वो सिर्फ तुम्हें याद करती थी केंशिरो। और एक दिन जब उसे ये सब खाए जाने लगा तो उसने वहां सामने बालकनी से कूद कर सुसाइड कर लिया। अब शिन यूमिया से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसके बाद वो वहीं जाता है जहां से यूमिया कूदी थी और वो वहां से कूद कर सुसाइड कर लेता है। अब इस जीत के बाद भी केंशिरो खुश नहीं था क्योंकि इतना लड़ने के बाद भी उसने यूमिया को गवा ही दिया। अब वो शिन की बॉडी को उठाकर उसे रिस्पेक्टफुली गाड़ने के लिए ले जा रहा था, तब पीछे से उसे क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर तुम इसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम भूल गए क्या इसने तुम्हारे साथ क्या किया था। तब केंशिरो कहता है, आई एम डूइंग दैट बिकॉज दिस मैन लव्ड द सेम वुमेन आई लव्ड। दैट इज द मोमेंट वेयर द फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार पीक्ड। यहाँ ये दिखाया जाता है कि ये एनिमे सिर्फ मैस्कुलिनिटी, एक्शन या फाइट्स के ऊपर नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इसके अंदर फीलिंग्स, रिस्पेक्ट और इमोशंस भी हैं। इवन दो शिन एक नंबर का हरामी बंदा था जो मासूमों को मारता भी था, लेकिन केंशिरो को पता था कि उसके बावजूद भी उसने कभी भी यूरिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। अब ऐसे ही केंशिरो की जर्नी चलती रहती है और बीच में उसके कई सारे खतरनाक अपोनेंट से उसका सामना भी होता है और उन सब की बैक स्टोरीज, कैरेक्टर डिजाइन, पावर और एबिलिटीज भी
बहुत ही गजब के थे, बट सब मैं नहीं बता पाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, तो इतना समझ लो कि सबसे केंशिरो लड़ता है और हर लड़ाई से वो कुछ ना कुछ सीख रहा था और इम्प्रूव होता जा रहा था। और फिर आता है हमारा फाइनल अपोनेंट, द मेन एंटेगनिस्ट ऑफ द सीरीज, राव। द फाइनल बैटल। जैसा मैंने ऊपर बताया था, राव केंशिरो का भाई जैसा ही था। इन दोनों ने साथ में ही हाकुतो शिनकेन की ट्रेनिंग की थी। अब मैंने ये भी बताया था कि र्यूकेन की डेथ हो जाती है कुछ सालों के बाद। हमें बाद में बताया जाता है कि वो राव था जिसने अपने खुद के मास्टर को मारा था। He wanted to surpass everyone। उसे दुनिया की सारे मार्शल आर्ट सीख कर मास्टर करने थे जिससे वो इस दुनिया पर राज कर सके। उसने फिर अपनी आर्मी बनाई, जगह जगह जाकर सबको हराया और उन पर कब्जा किया, और करते करते उसने खुद का अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया और अपने आप को एक टाइटल भी दिया, कैनो, जिसका मतलब द किंग ऑफ फिस्ट्स। अब जब राव एक के बाद एक वॉरियर्स को हराते हुए जा रहा था, तभी उसे बीच उसकी एक शहर में मुलाकात होती है यूरिया से। फिर हमें पता चलता है कि असल में वो अभी जिंदा है। जो वो शिन की किंगडम से कूदी थी, वहां से उसने किसी तरह सरवाइव कर लिया था। अब राव जो था वो भी यूरिया को बहुत सालों से ही पसंद करता था, इसलिए फिर वो यूरिया को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। और फिर बाद में आता है राव को चैलेंज करने के लिए केंशिरो। और राव जो था वो भाई बहुत स्ट्रांग था, मतलब वो बंदा बिना किसी को टच करे अपने सिर्फ ऑरा से लोगों को मार देता था। इतने लेवल की मास्टरी थी उसे हाकुतो शिनकेन की। लेकिन जब केंशिरो और इसकी फर्स्ट बैटल होती है तो राव की फट जाती है, क्योंकि केंशिरो उस बैटल के बीच मुसो तेंसेई और सबकॉन्शियस ट्रांसमाइग्रेशन को अनलॉक कर लेता है, जो कि इनकी टेक्निक हाकुतो शिनकेन का पीक था। आज तक 2000 सालों में किसी ने भी इसे अनलॉक नहीं किया था उनकी जनरेशन में। अगर इस टेक्निक की बात करें तो ये एक तरह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी ही है, क्योंकि इन दोनों में मुशिन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसका मतलब होता है नो माइंड। आपके इंस्टिंक्ट ही आपका सारा काम करते हैं और इसीलिए आप बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हो। बट मुसो तेंसेई में ये भी था कि जो डेड पीपल होते हैं या जिनसे केंशिरो ने पहले बैटल की थी, तुम उन सब लोगों की टेक्निक्स भी इसमें यूज कर सकते हो एक साथ। और जब ये टेक्निक केंशिरो यूज करता है तो राव का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था। अब राव वहां से जैसे तैसे निकल जाता है और जाता है इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए। अब राव जानता था कि इस मुसो तेंसेई को अनलॉक तभी करा जा सकता है जब तुम्हें हर टेक्निक की मास्टरी हो और तुम्हें बहुत ही तगड़ा दर्द या सैडनेस एक्सपीरियंस हो, लाइक मांगेक्यो शारिंगान जैसे अनलॉक होती थी, एक्सट्रीम पेन एंड सॉरो। देख रहे हो, उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसी से इंस्पायर्ड है। और केंशिरो ने जितनी भी बैटल लड़ी थी ना अपनी जर्नी में राव से लड़ने से पहले, तो उसमें उसके जो राइवल्स थे वो उसके कई सारे दोस्त भी थे, और उसने इसके साथ साथ अपनी लवर यूरिया को भी इस जर्नी पर गवाया, और इसीलिए वो इस टेक्निक को अनलॉक कर पाया था। अब राव जानता था कि उसकी सबसे प्यारी चीज है यूरिया, इसलिए फिर वो जाता है यूरिया को मारने, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंड गेम में सोल स्टोन पाने के लिए थैनोस अपनी बेटी गमोरा को सैक्रिफाइस कर देता है। अब राव यूमिया को मारने तो जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यूमिया पहले से ही एक खतरनाक डिजीज की शिकार है और उसके पास सिर्फ कुछ टाइम ही बचा है जीने के लिए। और जब उसे ये पता लगता है तो उसे काफी दुख होने लगता है, और बस इतना ही दर्द इनफ था राव को मुझे तेंसेई अनलॉक करने के लिए। देन वो अपनी पावर का यूज करता है जिससे उसकी लाइफ स्पैन थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए। देन उसके बाद उसकी फाइनल बैटल होती है केंशिरो से। दोनों ने ही मुशे तेंसेई को मास्टर कर रखा था। बहुत ही खतरनाक बैटल होती है, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन केंशिरो उसे आखिर में हरा ही देता है। अब ऐसा कहा जाता है कि राव कभी भी अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर ही नहीं पाया था, क्योंकि एनिमे में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि राव ने अपनी पावर का यूज करके यूरिया की लाइफ एक्सटेंड कर दी थी। अगर वो यूरिया को मार देता तो उस दर्द और पेन से उसे ऐसी पावर मिलती कि वो केंशिरो को भी सरपास कर देता। लेकिन मांगा में हमें ऐसा नहीं दिखाया गया। उसमें हमें साफ दिखाया गया है कि राव और केंशिरो दोनों ही अपनी फुल पावर पर लड़े और केंशिरो ने फेयरली राव को हराया। बाकी तुम बताना, तुम्हें क्या लगता है इसके रिगार्डिंग। तो ये था सब कुछ फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार के बारे में। आई थिंक ये वीडियो देखकर तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट तो जागा होगा फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार के लिए। इफ यू लाइक द शोनेन एनिमे, बिल्कुल तुम्हें ये जाकर देखनी चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर द शोनेन ओरिजिनेट्स। यू सी ना, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक भी इससे इंस्पायर्ड है। आई मीन इतने बड़े बड़े एनिमेज भी इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 लाख हो गए हैं, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हमें 3 लाख पहुंचना है। आज के लिए बस करते हैं।
आरिगातो।